नमस्कार साथियों, मैं रवि सिकरवार आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते आई इसमें आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया होगा। साथियों, आज एक हम विशेष टॉपिक की ओर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान का नया मानचित्र। आप जानते हैं पाकिस्तान ने हाल ही में 4 अगस्त को, यानी ये 4 अगस्त की तिथि वो तिथि है जिस दिन जम्मू और कश्मीर को भारत ने एक संघ शासित क्षेत्र घोषित किया था। उसका 1 साल पूरा होने वाला था। उसकी पूर्व संध्या पर ही 4 अगस्त को पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है और इस नए नक्शे में कुछ भारत के हिस्से शामिल किए हैं और वो हिस्से कौन कौन से हैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो टॉपिक का नाम आपको पता चल गया होगा। टॉपिक का नाम है पाकिस्तान का नया मानचित्र। और इस नए मानचित्र में साथियों, नए नक्शे में पाकिस्तान के में जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो भारत ने अपना क्षेत्र घोषित किया है और जो एक्चुअल में भारत का ही क्षेत्र है, जो भारत का वर्तमान में आप कह सकते हैं संघ शासित क्षेत्र है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया था 2019 में। तो 2019 का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखा दिया है। साथ ही लद्दाख यानी दोनों टेरिटरी जो भारत की थी, संघ शासित प्रदेश जो भारत के थे, वो दोनों के दोनों पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखाए हैं। साथ ही साथ सरक्रीक वाला क्षेत्र है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये सरक्रीक वाला क्षेत्र कौन सा है। और साथ ही चौथा पॉइंट है जूनागढ़। ये चारों के चारों क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में दिखाए हैं साथियों, जिनके ऊपर खासा विवाद चलता रहा है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे में हमेशा से दिखाया जाता है और वास्तव में ये भारत का ही क्षेत्र है। और 5 अगस्त को 2019 में इसे भारत का संघ शासित प्रदेश घोषित किया था। साथ ही लद्दाख को भी संघ शासित प्रदेश घोषित किया था। सरक्रीक का विवाद है, कच्छ के रण में एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसको सरक्रीक लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर विवाद है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और जूनागढ़ की रियासत का विवाद तो आप जानते हैं, जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी स्वतंत्रता के बाद में, लेकिन उसको भारत में शामिल कर लिया गया। अब ये तो 4 पॉइंट थे जो उसमें शामिल हैं। अब देखिए विवाद क्या क्या है। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान एक विवादित क्षेत्र मानता है साथियों। अब ये विवादित क्षेत्र जो है, अब ये जम्मू कश्मीर का जो विवादित क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा नक्शा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख वाले क्षेत्र से पूर्व की ओर चले जाओ, यानी कि चीन की ओर चलते चलो, तो चीन की ओर जाने पर ये जो पॉइंट है, यानी चीन की ओर कोई लाइन नहीं दिखाई गई है पाकिस्तान के नक्शे में, जबकि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखाया है, लेकिन चीन वाली लाइन एग्जैक्ट उसमें नहीं दिखाई है ताकि चीन का पाकिस्तान के साथ में कोई क्लैश या टकराव न हो। लेकिन पूरा का पूरा क्षेत्र अपने नक्शे में दिखा दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। दूसरी बात, इस नक्शे में, नए नक्शे में इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की राजधानी है, कश्मीर राजमार्ग का नाम बदल के श्रीनगर राजमार्ग कर दिया है। ये दूसरा पॉइंट है इसमें। तीसरा, पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्रों पर दावा किया है। पाकिस्तान सियाचिन वाले क्षेत्र पर अपना दावा जताता है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, सरक्रीक वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान अपना दावा जताता आ रहा है। और साथ ही तीसरा क्षेत्र है गुजरात में जूनागढ़। इन तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सियाचिन क्षेत्र की। आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन क्षेत्र, जो भारत में काराकोरम के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। आप जानते हैं जहाँ पे LOC खत्म होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है, यानी नियंत्रण रेखा खत्म होती है, वहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट NJ 9842, लिख देता हूँ, पॉइंट NJ 9842। इसके उत्तरी पूर्वी में, जैसे मान के चलिए ये क्षेत्र है आपकी, ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे जाके ये खत्म होती है। इस पॉइंट का नाम है NJ 9842। इसी के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र के आसपास ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र का नाम है सियाचिन। अब ये सियाचिन क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। साथ ही साथ दूसरी बात इससे संबंधित कि ये दुनिया का, अगर देखिए ग्लेशियर जो होते हैं, यानी जो पिघलने वाली चीज़ें हैं, वो कहाँ पे होती हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में होती हैं। लेकिन ये गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का सबसे लंबा
क्षेत्र है जो एक सियाचिन ग्लेशियर के रूप में उपस्थित है। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया इससे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, दूसरा दुनिया का सबसे लंबा दूसरा क्षेत्र या दूसरा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है जो 0.9J842 के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम वाली सीरीज में काराकोरम श्रेणी जहाँ होकर जाती है। आप जानते हैं उत्तर में जो हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी में ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर दावा करता है पाकिस्तान इसके ऊपर दावा करता है साथियों। तो ये है सियाचिन क्षेत्र। दूसरी बात करते हैं सर क्रीक का क्षेत्र। आप जानते हैं, अगर आपने मानचित्र देखा हो, इस तरह का नक्शा आपको दिखता होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये कच्छ का रण है और इधर पाकिस्तान बॉर्डर है और इस पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ये जलीय हिस्सा है। आप देखेंगे तो एक्चुअल में जो सर क्रीक है वो सर क्रीक का क्षेत्र यहीं पर है दोस्तों। अब इस सर क्रीक के क्षेत्र में ये वाली जो लाइन है वो 96 किलोमीटर की एक जलीय पट्टी है जिसके ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपना अपना दावा पेश करते हैं। पाकिस्तान पूर्वी सीमा को, यानी अगर देखिए ऐसे समझाता हूँ, अगर इस जलीय पट्टी में 3 लाइनें हैं और इधर वाला क्षेत्र पाकिस्तान है, इधर वाला क्षेत्र इंडिया है, तो इंडिया साबित करता है कि ये जो जलीय पट्टी है, ये पूरी वाली जलीय पट्टी, इस जलीय पट्टी में केंद्रीय लाइन को मुख्य लाइन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जो पूर्वी लाइन है, पाकिस्तान के लिए तो भाई ये पूर्वी लाइन बनेगी। पाकिस्तान कहता है कि पूर्वी लाइन जो कि एक ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को पाकिस्तान मुख्य सीमा मानता है, जबकि भारत केंद्रीय लाइन को मुख्य सीमा मानता है। ये विवाद की बात है। अब एक्चुअल में ये विवाद पैदा कैसे हुआ? 1914 में सिंध की सरकार और कच्छ के शासक जो राव शासक थे यहाँ के, इन दोनों के बीच में 1914 में समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत ही तय किया गया था कि ये वाली लाइन, यानी ये जो पूर्वी लाइन है जिसको आप ग्रीन लाइन बोलते हैं, ये ग्रीन लाइन ही मुख्य सीमा होगी। भारत इसको स्वीकार नहीं करता। भारत कहता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, यानी केंद्रीय बिंदु जो है, वो केंद्रीय लाइन जो है सीमा की असली वजह होनी चाहिए और दोनों में जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट इसकी वजह से है और इसको इस मुख्य रेखा मान के ही आगे बात बढ़ानी चाहिए। तो साथियों, ये है सर क्रीक क्षेत्र जिसके ऊपर विवाद चलता आया है। तो सर क्रीक क्षेत्र को भी अपना दावा साबित करता है पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट है गुजरात में जूनागढ़। तो गुजरात का जूनागढ़ मैंने आपको अभी बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। जूनागढ़ का जो नवाब था एक मुस्लिम शासक था, जबकि वहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या है। कुल मिला के जब वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया तो जनमत संग्रह में पाया गया कि भारत में लोग शामिल होना चाहते थे। बाद में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को शामिल कर लिया भारत में, लेकिन पाकिस्तान इस पर अब भी दावा करता है। चौथी बात करते हैं संघीय रूप से प्रशासित क्षेत्र, यहाँ पे एक शब्द और जोड़िए, जनजातीय, संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, हिंदी में कहेंगे संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र। अब ये क्या क्षेत्र है, इस पे क्या विवाद है वो समझिए। ये जो क्षेत्र है वह एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, यानी आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, आधा स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता था FATA को। और ये FATA जो है वो पाकिस्तान का NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। आप देखिए पाकिस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर वाला जो प्रांत होगा उत्तर में, उसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा और उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही ये प्रांत है, या प्रांत नहीं कह सकते, ये जगह है FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। इस क्षेत्र के ऊपर विवाद था और वो विवाद ये था कि ये एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र था, यानी पाकिस्तान का पूरी तरह से इस पर कब्जा नहीं था। तो पाकिस्तान की तरफ से इसको कभी अपने नक्शे में दिखाया नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 2008 में FATA को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शामिल कर लिया गया और इसके ऊपर भी लंबा खासा विवाद रहा। तो इसके ऊपर भी FATA के ऊपर भी पाकिस्तान अपना कब्जा दिखा रहा है और ये सारे के सारे क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं दोस्तों पाकिस्तान के नक्शे में। अब सवाल उठता है कि जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने, जो भारत की चीज़ें हैं वो भी अपने हिस्से में शामिल कर ली हैं, तो आप जानते हैं ये एक बेवकूफ़ाना और बिल्कुल एक मजाकिया तौर पे हास्यास्पद
चीज़ें हैं। भारत की अगर प्रतिक्रिया देखी जाए कि भारत के अधिकारी, भारत के ऑफिशियल्स क्या इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, तो भारत के लोगों ने प्रतिक्रिया के रूप में कहा है कि यह एक राजनीतिक गैर बराबरी की एक कवायद है। कहने का मतलब पाकिस्तान हमेशा हमारी बराबरी करने में लगा रहता है और ऐसी बराबरी कभी हो नहीं सकती। तो कुल मिला के ये गैर बराबरी की एक एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज दैट इज एक्चुअली एब्सर्ड। तो ऐसी बराबरी हो नहीं सकती। हमने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया, पाकिस्तान भी उसी चीज़ को फिर कि भाई अपना नया नक्शा जारी करके मतलब इसकी बराबरी करो। तो ऐसा कोई बराबरी का कोई है नहीं इसमें। साथियों, दूसरा, भारत सरकार ने कहा है कि ये एक तरह से हास्यास्पद दावा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसमें कुछ होना करना तो है नहीं। दूसरा, न इसमें कोई कानूनी वैधता है, न तो कोई कानूनी वैधता है, न इसको कोई मानता है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जारी कर दिया। दूसरा, ना ही इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी है, और कुल मिला के इसको मानचित्र को भारत सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है। अब थोड़ी सी बात है, भारत के लिए कुछ चिंता के विषय भी हैं, ऐसा नहीं कि अब इसको सीधे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए। भारत के लिए कुछ चिंता का भी सबब है इसमें, और चिंता की बातें क्या है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी देश ने इस तरह का नक्शा पेश कर दिया हो, भारत के क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया हो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि नेपाल ने काला पानी वाले क्षेत्र को अपने क्षेत्र में, यानी अपना क्षेत्र उसको घोषित किया था। वो अपना क्षेत्र मतलब काला पानी वाला जो क्षेत्र है उसको अपना क्षेत्र बता रहा था नेपाल, जबकि भारत इस पर अपना दावा करता है। तो ऐसा एक विवाद कुछ समय पहले ही अभी नेपाल की तरफ से आया, उसके जस्ट बाद अभी 4 अगस्त को इस तरह का नक्शा पाकिस्तान ने भी पेश कर दिया। तो कुल मिला के चिंता की तो बातें हैं। चिंता की बात इसलिए है साथियों कि पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही चीन के, जो भारत का शत्रु देश है, चीन के दोनों ही करीबी राष्ट्र हैं। पहली तो ये चिंता की बात तो ये। दूसरी बात, चीन ने भी अपने पश्चिमी क्षेत्र में LAC, आपने देखा था अभी कुछ समय पहले विवाद चल रहा था गलवान घाटी में, और जो चीन का पश्चिमी क्षेत्र है, जो एक्चुअल में वो क्षेत्र है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी फिंगर 8 वाला जो रीजन बताते हैं, और उसमें फिंगर 5, 6, 7, 8 पर चीन ने अपने सैनिक जमा कर दिए थे। तो यानी पश्चिमी क्षेत्र में अतिक्रमण करता चला जा रहा है चीन, और वहाँ भी उसका अतिक्रमण जारी है। तो कहने का मतलब एक तरफ नेपाल विवाद कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान विवाद कर रहा है, साथ ही साथ चीन एक तरफ से विवाद कर ही रहा है। तो ये चिंता की विषय है, क्योंकि सारे के सारे राष्ट्र जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे संबंध कहीं ना कहीं भारत के बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ढीली चल रही है, और वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी जरूर प्रभावित कर सकती है। अब आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है। तो ये कुल मिला के 3 पॉइंट थे अभी जो मैंने बताया। आगे क्या हो सकता है, तो आगे देखिए, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, यानी जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया था, तो इस मुद्दे को पाकिस्तान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेकर गया, लेकिन कहीं से भी पाकिस्तान की तरफ कोई समर्थन नहीं गया। इसकी वजह से उसके संबंध में कोई ऐसा विवाद उठा भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, भारतवासियों को, भारत के ऑफिशियल्स को, और सभी देशवासियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो सतर्क रहने की बात क्या है? सबसे पहले देखिए, नेपाल के साथ भारत की अनबन चलती ही चली आ रही है, और यानी भारत और नेपाल के जो पहले संबंध अच्छे खासे थे, वो संबंध थोड़े से बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो पहला आप देखते हैं कि पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से संबंध थोड़े से बिगड़ते चले जा रहे हैं। जस्ट बगल में बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है, बात करें तो बांग्लादेश के और भारत के संबंध भी में थोड़ी सी तनातनी चल रही है। उसका खास कारण है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप जानते ही होंगे। उसके पीछे उसमें कहा गया भाई जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो मुसलमानों को छोड़ के अन्य धर्म वाले यानी 6 धर्मों वाले लोग हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जो और लोग हैं उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो जिसमें आप जानते हैं बांग्लादेश के शरणार्थी बहुत ज़्यादा हैं, असम की ओर जो चले गए थे 1971 के युद्ध के दौरान। तो उन क्षेत्रों से जब उन लोगों को लौटा जाएगा, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनेगा, वहाँ जनसंख्या जमा होगी। आप जानते हैं रोहिंग्या मुसलमान पहले से वहाँ पे शरणार्थी के रूप में रहते ही चले आ रहे हैं। तो बांग्लादेश जैसे एक विकासशील देश या फिर अल्प विकसित देशों की श्रेणी में ही रखिए, हालांकि विकासशील तो है ही, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान जब भारत से ट्रांसफ़र करके जाएंगे लोग, तो फिर
दोनों के संबंधों में अनबन तो होगी ही। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं नेपाल से भी संबंध थोड़े से खटाई में चल रहे हैं, आपके बांग्लादेश के साथ में भी संबंध थोड़े से खटाई में चल रहे हैं। आगे देखिए श्रीलंका की ओर, आप जानते हैं श्रीलंका का एक बंदरगाह हम्बनटोटा उसको लीज पर दे दिया था। अब पूरा का पूरा झुकाव आप जानते हैं चीन की तरफ हो गया है श्रीलंका का। पहले श्रीलंका के संबंध भारत के साथ में बड़े अच्छे थे। तो आप देखिए ऊपर से नेपाल और आपका बांग्लादेश दोनों में तनातनी चल रही है, नीचे से वो भी चीन के पक्ष में ही जा रहा है श्रीलंका। आप साथ ही साथ देख सकते हैं भारत का ईरान, अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था। ईरान में जो बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, उसमें रेलवे लिंक परियोजना बनाई जा रही थी और भारत सरकार को उसको पूरा करना था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। बहुत गलत स्टेप आप इसको कह सकते हैं भारत सरकार का। हालांकि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से भारत की स्थिति खुद पहले से बिगड़ रही है, तो भारत के लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थोड़ी सी अनदेखी करते हुए, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनदेखी ही कह सकते हैं इस बात को, कि भारत ने इतना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण चाबहार जैसे बंदरगाह को, इस रेलवे प्रोजेक्ट को अपने हाथ से निकल जाने दिया। तो आप कह सकते हैं कि इधर ईरान जो एक अच्छा लिंक साबित हो सकता था भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, उसको भी भारत ने अपने हाथ से निकाल दिया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी खामियां अभी चल रही हैं। पड़ोसी राज्यों से इसके संबंध थोड़े से बिगड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये टॉपिक जो है साथियों, पूरा का पूरा टॉपिक यूपीएससी के लिहाज से देखा जाए तो जीएस पेपर 2 पेपर 3, तीसरे पेपर में, पहला पेपर तो ऐसे का, दूसरा हिस्ट्री वाला और ज्योग्राफी वाला, तीसरा पेपर जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत और इसके पड़ोसी एक टॉपिक है, उसके तहत ये टॉपिक यूपीएससी में पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए क्या क्या चिंताएं हैं मेंस की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैंने आपको कवर करवा दिया। अंत में हम कह सकते हैं भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करने की इसमें ज़रूरत है साथियों। आज का ये मुद्दा जो करंट अफेयर्स का था, बिल्कुल 4 अगस्त की ये घटना है। आपको अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।